हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। कंफर्म करें आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। सो ऑल स्टूडेंट्स ऑफ लाइव क्लास हूएवर हैव ज्वाइंड, तो क्विकली कंफर्म कर देंगे उनका ऑडियो उनका वीडियो इट्स ओके, इट्स एक्सेसिबल टू देम। तो कर दीजिए कंफर्म क्विकली ताकि हम डिस्कशन को शुरू करें। मैं वेट कर रहा हूं आपके कंफर्मेशन की, तो डू इट क्विकली सो दैट वी कैन स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है मॉड्यूल ए चैप्टर 5 फैसिलिटी फॉर इंपोर्टर्स। तो यहाँ पे हम जो इंपोर्टर्स के लिए फैसिलिटीज अवेलेबल हैं उनकी बात करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सचेंज एंड ट्रेड कंट्रोल गाइडलाइंस फॉर इंपोर्टर्स। इंपोर्टर्स के लिए एक्सचेंज को रिलेटेड या ट्रेड कंट्रोल को रिलेटेड क्या क्या गाइडलाइंस हैं। Physical movement of goods into India is regulated by Foreign Trade Policy formulated by DGFT। तो जितना भी फिजिकल मूवमेंट है ऑफ गुड्स इनटू इंडिया, और यहाँ पे हम इंपोर्टर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। अगर इंपोर्टर्स गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं तो उनका जो फिजिकल मूवमेंट है गुड्स का, तो उसको रेगुलेट करता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जिसे डीजीएफटी प्रिपेयर करता है, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड। लेकिन इन गुड्स को लेकर के जो फॉरेन एक्सचेंज एलिमेंट है, तो द रेगुलेशंस रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ सच इंपोर्ट्स, इन इंपोर्ट से रिलेटेड जो पेमेंट्स हैं उनको गवर्न होता है एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशंस के द्वारा, जिसे फेमा के अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है। तो यहाँ पे दो पार्ट्स आगे। एक है गुड्स का पार्ट। गुड्स की जो मूवमेंट है, इंपोर्ट के ऊपर क्या क्या रेगुलेशंस हैं, तो वो डीजीएफटी रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। और उससे रिलेटेड जो पेमेंट है फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, उसके लिए गाइडलाइंस हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो इसको मिक्स नहीं करना, हमने इन दो बातों को केयरफुली नोट कर लेना है और अंडरस्टैंड कर लेना है। फिजिकली जो गुड्स का मूवमेंट है उसका रेगुलेशन है डीजीएफटी के द्वारा, और जो उसका फॉरेन एक्सचेंज पार्ट है उसका रेगुलेशन है आरबीआई के द्वारा। नो इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर। जितने भी इंपोर्टर्स हैं उन सभी को ऑब्टेन करना है आईईसी नंबर। इंपोर्टर कस्टमर हैज टू हैव ए वैलिड आईईसी नंबर एंड दिस इज इशूड बाय डीजीएफटी। तो दिस इज इशूड बाय डीजीएफटी। आईईसी नंबर, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर, ये 10 डिजिट्स का अल्फा न्यूमेरिक नंबर है। दिस इज एन अल्फा न्यूमेरिक नंबर ऑफ 10 डिजिट्स, और ये सभी इंपोर्टर्स को चाहिए। जिसने भी इंपोर्ट करना है गुड्स को इन इंडिया, दे ऑल नीड दिस नंबर। नो अप्रूव्ड कमोडिटीज। किन गुड्स को इंपोर्ट किया जा सकता है, उसके लिए द कमोडिटी शुड बी अप्रूव्ड वन। फ्रीली परमिसिबल और इंपोर्ट लाइसेंसेस। इसमें दो तरह की कमोडिटीज होती हैं, एक वो जिनके लिए इंपोर्ट लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है, और दूसरी वो जिनके लिए इंपोर्ट लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती, जिनको हम कहते हैं फ्रीली परमिसिबल। तो फ्रीली परमिसिबल में इंपोर्ट लाइसेंस इज नॉट रिक्वायर्ड,
इन केस ऑफ इंपोर्ट लाइसेंसिंग तो उसके लिए इंपोर्ट लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी. सो एडीज आर टू मेक श्योर वेदर गुड्स इंपोर्टेड और इंटेंडेड टू बी इंपोर्टेड आर अकॉर्डिंग टू current foreign trade policy and whether goods can be freely imported or have to be imported under specific license issued by DGFT. तो जो अथॉराइज्ड डीलर बैंक्स हैं जिन्होंने ये पेमेंट्स करना है तो उनको क्या सुनिश्चित करना होगा? उनको दो चीजें सुनिश्चित करनी होंगी. फर्स्ट, जो गुड्स इंपोर्ट होनी है वो FTP के मुताबिक होनी चाहिए, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के मुताबिक होनी चाहिए. एंड सेकेंडली, वेदर दीज आर फ्रीली इंपोर्टेबल और दीज रिक्वायर स्पेसिफिक लाइसेंस. और अगर ये स्पेसिफिक लाइसेंस है तो ये स्पेसिफिक लाइसेंस इशू करता है DGFT, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड. दिस हैज़ टू बी इंश्योर्ड प्रायर टू हैंडलिंग ऑफ इंपोर्ट बिल्स. और ये ऑथराइज्ड डीलर बैंकों को कब करना है? जब उनके पास इंपोर्ट के बिल आएंगे तो उससे पहले उनको ये इंश्योर करना होगा. सो इंपोर्ट बिल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? इंपोर्ट बिल रिप्रेजेंट करते हैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय इंपोर्टर्स. और ये इंपोर्ट बिल कलेक्शन के लिए आएंगे उनके पास, या कुछ सिचुएशंस में उनके जो इंपोर्टर हैं LC ओपन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिक्वेस्ट लेकर के आएंगे. सो दिस हैज टू बी इंश्योर्ड प्रायर टू हैंडलिंग ऑफ इंपोर्ट बिल्स फॉर कलेक्शन और बिफोर ओपनिंग लेटर ऑफ क्रेडिट फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स और बिफोर मेकिंग इंपोर्ट रिमिटेंस. तो ये 3 डिफरेंट सिचुएशंस आ गई जिससे पहले उनको ये सुनिश्चित करना होगा. सो जब वो इंपोर्ट बिल की कलेक्शन को हैंडल करें या लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करें या वो पेमेंट करें इंपोर्ट्स के लिए, AD शुड वेरीफाई FTP एंड पब्लिक नोटिस इश्यूड बाय DGFT. तो ADs बैंकों को ध्यान रखना पड़ेगा कि करंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या है और उस पॉलिसी के अंतर्गत DGFT के द्वारा कुछ पब्लिक नोटिस भी इशू हो सकते हैं. तो दोज ऑल्सो हैव टू बी टेकन इनटू अकाउंट बाय AD बैंक्स. नाउ पेमेंट्स फॉर इंपोर्ट्स. इंपोर्ट्स के लिए पेमेंट्स के रूल्स क्या हैं? सो ये पेमेंट्स की जाती हैं ऑन बिहाफ ऑफ इंपोर्टर्स. इंपोर्टर्स के बिहाफ के ऊपर ये पेमेंट की जाती हैं. एनी पर्सन हु वांट्स टू मेक रिमिटेंस ऑफ इंपोर्ट्स शुड मेक एन एप्लीकेशन टू द अथॉराइज्ड डीलर. तो ये पेमेंट कोई भी इंपोर्टर डायरेक्टली नहीं कर सकता है. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म है, उसे यूज करना पड़ेगा और सबमिट करना पड़ेगा अथॉराइज्ड डीलर को. सो अथॉराइज्ड डीलर मीन्स हमारे मेनली बैंक्स होते हैं. तो दिस एप्लीकेशन हैज टू बी सबमिटेड टू अथॉराइज्ड डीलर. एप्लीकेशन में कौन कौन सी डिटेल्स होनी चाहिए? सो व्हाट डिटेल्स आर रिक्वायर्ड? सो नंबर 1, किस करेंसी में ये रिमिटेंस होगा? सो पैसा US डॉलर में भेजा जाएगा, जापानीज येन में भेजा जाएगा, कैनेडियन डॉलर में भेजा जाएगा. देन टोटल वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स. इंपोर्ट्स की टोटल वैल्यू कितनी है? कौन कौन सी कमोडिटीज को इंपोर्ट किया गया है? सो कमोडिटीज का डिटेल. और अगर लाइसेंस के अंदर उसको इंपोर्ट किया गया तो इंपोर्ट लाइसेंस नंबर ऑल्सो टू बी गिवन.
जो पेमेंट किया जाएगा बाय ऑथोराइज्ड डीलर, वो पेमेंट इंपोर्टर के अकाउंट को डेबिट करके किया जाएगा, यानी ये पेमेंट कैश में नहीं होगा। सो पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स शुड बी टू द डेबिट ऑफ इंपोर्टर्स अकाउंट, पार्टी के अकाउंट को डेबिट करके ये पेमेंट किया जाएगा। Approved method of payment related to imports is as applicable to receipt in exports like Asian Clearing Union and other groups. तो जो अप्रूव्ड मेथड होगा पेमेंट का वो वही होगा जो एक्सपोर्ट पर्पस के लिए है, और उसके लिए अलग से हमारा वीडियो है जिसको आप वॉच कर सकते हैं कि एक्सपोर्ट केसेस के अंदर वो पेमेंट हम रिसीव करेंगे और इंपोर्ट केसेस के अंदर हम वो पेमेंट सेंड करेंगे। तो उसमें एशियन क्लियरिंग यूनियन के रूल्स अलग हैं और अदर कंट्रीज के लिए रूल्स अलग हैं, उनको हमें फॉलो करना होगा। नो, यहां तक जो कुछ भी हमने सीखा, आई होप एवरीथिंग इज वेरी क्लियर। तो चलिए उसको क्लैरिफाई कर लेते हैं थ्रू क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, Who regulates physical movement of goods into India? यहाँ पे हम imported goods की बात कर रहे हैं। So who regulates physical movement of imported goods into India? RBI, DGFT, Ministry of Commerce and Industry या SEBI? तो कौन उनको रेगुलेट करता है इंपोर्टेड गुड्स की मूवमेंट को? So this is regulated by DGFT, Director General of Foreign Trade. What is an importer exporter code number? IEC number क्या है? A number assigned to importer customer by Reserve Bank, a number assigned to importer customer by Ministry of Commerce and Industry, a number assigned to importer customer by SEBI, or a number assigned to the importer customer by Office of DGFT. तो ये नंबर क्या है? सो दिस इज ए नंबर जो असाइन करता है DGFT का ऑफिस, और इंपोर्टर या एक्सपोर्टर दोनों के लिए इस नंबर की जरूरत पड़ती है, और ये 10 डिजिट्स का अल्फा न्यूमेरिक नंबर है। What should the AD verify before handling import bills for collection or opening LC for imports or before making import payments? तो ऑथोराइज्ड डीलर बैंक को क्या वेरीफाई करना होगा? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, regulations relating to payments of imports, foreign trade policy and public notice issued by DGFT या एशियन क्लियरिंग यूनियन और अदर ग्रुप्स की नोटिफिकेशंस। तो एडी बैंक को क्या वेरीफाई करना होगा बिफोर ही इज डूइंग दिस? क्वेश्चन नंबर 3. So what will be the answer for question number 3? तो क्वेश्चन 3 का आंसर हमारा बनता है सी, FTP फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड पब्लिक नोटिस इश्यूड बाय DGFT. क्वेश्चन 4, व्हाट इज अप्रूव्ड मेथड ऑफ पेमेंट रिलेटिंग टू इंपोर्ट्स? इंपोर्ट्स से रिलेटेड अप्रूव्ड मेथड ऑफ पेमेंट क्या है? कैश पेमेंट्स, चेक पेमेंट्स, पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड या एज एप्लीकेबल इन केस ऑफ रिसीट ऑफ एक्सपोर्ट्स? तो विच अप्रूव्ड मेथड फॉर पेमेंट रिलेटिंग टू इंपोर्ट्स इज टू बी यूज्ड? कौन से मेथड को यूज करना है? सो इन पेमेंट्स के लिए वही मेथड यूज हमने करना है जो एक्सपोर्ट्स के केस में रिसीट्स के लिए हम मेथड यूज करते हैं। सो ऑप्शन आंसर डी इज द राइट आंसर। कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका लाइक डिसलाइक अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जितने भी लाइव क्लास के स्टूडेंट्स हैं क्विकली लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे। अगर ये सेशन आपको यूजफुल लग रहा है तो लाइक करेंगे, और अगर सेशन आपको यूजफुल नहीं लग रहा तो आप डिसलाइक भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन कर दीजिए क्विकली। और ये भी याद रखें कि CIB में पास होने के लिए
केस स्टडीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो जो स्टूडेंट केस स्टडीज को नहीं करते तो उनके मिनिमम मार्क्स स्कोर करने की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाती हैं। इसलिए केस स्टडीज तो आपको हर हालत में करनी ही चाहिए, और ये केस स्टडीज आपको मिल जाएंगी हमारी ऐप के अंदर। काफ़ी लार्ज नंबर में ये केस स्टडीज है। तो आपको प्रोसेस क्या यूज़ करना है, पहले वीडियो लेसन्स की हेल्प से कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें। इसके लिए सेपरेट वीडियो लेसन्स होते हैं। सो कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें, और फिर कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी लाने के लिए केस स्टडीज को अटेम्प्ट करें, और फिर देखिए आपका रिजल्ट क्या रहता है। यस कर दीजिए, जिनका लाइक डिसलाइक नहीं हुआ मैं वेट कर रहा हूं उनका। Who should make application for making a remittance for imports? Imports के लिए अगर remittance करना तो एप्लीकेशन कौन लॉन्च करेगा? इंपोर्टर लॉन्च करेगा, ऑथोराइज डीलर लॉन्च करेगा, एफटीपी पॉलिसी लॉन्च करेगी, या डीजीएफटी लॉन्च करेगा? सो दिस एप्लीकेशन विल बी मेड बाय द इंपोर्टर। इंपोर्टर के द्वारा ये एप्लीकेशन लॉन्च किया जाएगा विद ऑथोराइज्ड डीलर। What should the application for making a remittance for imports contain? जो एप्लीकेशन लॉन्च की जाएगी उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे? नेम ऑफ एडी, नेम ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डिटेल्स अबाउट करेंसी, टोटल वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स, कमोडिटी, लाइसेंस नंबर एटसेट्रा, या नेम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इस एप्लीकेशन में क्या होगा? अगेन बहुत आसान सा आंसर है। सो ऑप्शन सी, detail of currency, total value of imports, detail of commodity and license number if any. What is Foreign Exchange Management Act FEMA? ये एक्ट क्या है? Regulations relating to payment of imports, regulation relating to physical movement of goods into India, regulation relating to foreign exchange markets in India, या regulations relating to stock market in India? तो फेमा क्या है? सो फेमा एक एक्ट का नाम है जो रेगुलेट करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स को इन इंडिया, और इसके अलावा वो पेमेंट इंपोर्ट को भी रेगुलेट करता है। तो इसमें ऑप्शन हमारे ए आंसर भी हमारा सही है और सी आंसर भी हमारा सही है, यानी सी के अलावा आंसर ए इज ऑल्सो करेक्ट। रेगुलेशंस रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ इंपोर्ट्स। Who should ensure whether goods imported or intended to be imported are according to current foreign trade policy, and whether goods can be freely imported or have to be imported under specific license? तो इसे सुनिश्चित करना किसकी जिम्मेदारी है? आरबीआई की, एडी बैंक की, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की, या सेबी की? तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्वेश्चन नंबर 8। सो हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इज? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑथोराइज डीलर बैंकों की। व्हाट इज द अप्रूव्ड कमोडिटी फॉर इंपोर्ट्स? इंपोर्ट्स के लिए अप्रूव्ड कमोडिटी का क्या मीनिंग है? रिस्ट्रिक्टेड कमोडिटीज, बैंड कमोडिटीज, फ्रीली परमिसिबल कमोडिटीज, या नन ऑफ द अबव? तो जब हम कहते हैं अप्रूव्ड कमोडिटीज तो उसमें आती है हमारी फ्रीली परमिसिबल कमोडिटीज। What should the method of payment for imports? Imports के लिए पेमेंट का मेथड क्या है? टू क्रेडिट ऑफ पार्टीज अकाउंट, टू क्रेडिट ऑफ एडीज अकाउंट, कैश पेमेंट, या चेक पेमेंट? तो इनमें मेथड फॉर इंपोर्ट पेमेंट कौन सा है? तो मेथड में रहता है टू डेबिट ऑफ पार्टीज अकाउंट। तो यहां पे क्रेडिट नहीं डेबिट होना चाहिए। तो पार्टी के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, यानी इंपोर्टर के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। चलिए अब हम नोट करेंगे टाइम लिमिट फॉर इंपोर्ट पेमेंट्स। इंपोर्ट पेमेंट्स के लिए टाइम लिमिट कितना है? जैसे एक्सपोर्ट के लिए
रियलाइजेशन का टाइम लिमिटेड है, वैसे ही इंपोर्ट्स के लिए भी पेमेंट के टाइम लिमिट्स हैं। In terms of extent regulations, remittance against import should be completed not later than 6 months. तो जो एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस हैं, प्रेजेंट रेगुलेशंस हैं, उनके मुताबिक हमने इंपोर्ट्स के अगेंस्ट जो रिमिटेंस भेजनी है तो उनको कंप्लीट करने का टाइम हमारे पास है 6 मंथ्स का। और ये 6 मंथ्स कब से हैं? फ्रॉम डेट ऑफ शिपमेंट, जब से वो एक्सपोर्ट हुई गुड्स, शिपमेंट की डेट से। लेकिन यहाँ पे उन अमाउंट्स को एग्जाम्पशन है जहाँ अमाउंट विद होल्ड किया हुआ है टूवर्ड्स गारंटी ऑफ परफॉर्मेंस एटसेट्रा। सो कुछ केसेस के अंदर अमाउंट को होल्ड कर लिया जाता है अंडर सम कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके लिए ये 6 मंथ्स का पीरियड एप्लीकेबल नहीं होगा। बाकी सभी केसेस में ये पीरियड 6 मंथ्स का होगा। अगर ये इंपोर्ट कैपिटल गुड्स का है, सो व्हेन दिस इंपोर्ट रिलेट्स टू कैपिटल गुड्स, जैसे मशीनरी है, इक्विपमेंट है, तो उस केस में दिस पीरियड ऑफ पेमेंट इज अप टू 3 ईयर्स, 3 साल तक का ये पीरियड है। सो नॉर्मल ट्रांजेक्शन के लिए मैक्सिमम 6 मंथ्स, और जो कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट है उसके लिए अप टू 3 ईयर्स, 3 साल तक। सो 3 साल तक अगर हम ये पेमेंट करते हैं तो इसको ट्रेड क्रेडिट हम कहेंगे। और ट्रेड क्रेडिट के लिए जो ECB गाइडलाइंस हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग की जो गाइडलाइंस हैं, उनको हमें फॉलो करना होगा। तो इसके लिए रिजर्व बैंक की सेपरेट कंसोलिडेटेड गाइडलाइंस हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग एंड ट्रेड क्रेडिट मास्टर सर्कुलर, जिसको फॉलो करना होगा। तो अगर इसका पीरियड 3 साल तक का है तो इसको ट्रेड क्रेडिट की श्रेणी में हम क्लासीफाई करेंगे। AD कैन रिमिट इंटरेस्ट ऑन इंपोर्ट बिल्स, साइट बेसिस एज ऑल्सो यूज बिल्स जनरली अप टू ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो 6 महीने तक का जो ब्याज बनता है AD उसको भी रिमिट कर सकते हैं, और ट्रेड क्रेडिट के केस में 3 साल तक का जो ब्याज बनता है उसको रिमिट कर सकते हैं। यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी रिमिट कर सकते हैं, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट तो उसको भी रिमिट कर सकते हैं। In respect of import of delivery against acceptance basis, AD banks shall verify evidence of import from IDPMS at the time of effecting remittance of import bill। तो अगर ये import रिलेट करता है डिलीवरी अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, यानी पेमेंट अभी नहीं दिया गया, डिलीवरी दे दी गई, और डिलीवरी इस बेसिस के ऊपर दी गई कि इंपोर्टर पेमेंट करेगा, उसने ये एक्सेप्टेंस दे दी है। सो उन केसेस में जहां पे डिलीवरी है अगेंस्ट एक्सेप्टेंस अलोन, नॉट अगेंस्ट पेमेंट, क्योंकि वो गुड्स ऑलरेडी इंडिया में एंटर कर चुकी हैं, तो वहां उसके लिए AD बैंक जो एविडेंस है इंपोर्ट का वो IDPMS से वेरीफाई करेगा। सो IDPMS एक प्लेटफॉर्म है इंपोर्ट डेटा पेमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसको सभी यूज करते हैं। RBI यूज करता है, कस्टमर्स यूज करते हैं, थोड़े डीलर बैंक्स यूज करते हैं। तो ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, यहां से उसका वेरिफिकेशन पॉसिबल है कि गुड्स इंपोर्ट हो चुकी हैं। If importer fails to produce documentary evidence due to genuine reasons such as non-arrival of consignment, delay in delivery
और कस्टमर क्लियरेंस एटसेट्रा, तो एडी बैंक if satisfied with the genuineness of the request allow reasonable time not exceeding 3 months from date of remittance to the importer to submit evidence of import। तो import का जो evidence है तो import हुआ है, क्योंकि अथोराइज डीलर तभी पेमेंट कर सकता है अगर एविडेंस हो इंपोर्ट का। तो अगर इंपोर्ट का एविडेंस नहीं अवेलेबल तो 3 महीने तक का टाइम दे सकता है अथॉराइज्ड डीलर कि 3 महीने में वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए जाने चाहिए जिसमें एविडेंस होना चाहिए इंपोर्ट्स का, तो तभी पेमेंट अफेक्ट किया जाएगा। तो अगर रिमिटेंस कर दी है इंपोर्टर के बिहाफ के ऊपर तो उसके 3 महीने के विदिन ये एविडेंस सबमिट करना होगा। तो पहले मैंने बोला था बिफोर रिमिटेंस, लेकिन उसको मैं करेक्ट कर रहा हूं। तो अगर बैंक ने इंपोर्ट के अगेंस्ट पेमेंट कर दी है लेकिन इंपोर्ट का एविडेंस नहीं मिला तो 3 महीने तक वेट कर सकता है अथॉराइज्ड डीलर जिसने ये रिमिटेंस किया है। सो चलिए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं देखें। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर रिमिटेंस अगेंस्ट इंपोर्ट अकॉर्डिंग टू एक्सटेंट रेगुलेशंस। तो एक्सटेंट रेगुलेशंस के मुताबिक टाइम लिमिट कितना है, 3 महीने का, 6 महीने का, 9 मंथ्स का या 1 ईयर का। फॉर रिमिटेंस अगेंस्ट इंपोर्ट्स व्हाट इज द टाइम लिमिट। सो दिस टाइम लिमिट इज 6 months। How are import of capital goods up to 3 years treated। अगर 3 साल तक कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट है तो 3 साल में अगर उसका पेमेंट करना हो यानी 3 साल का क्रेडिट अगर अवेलेबल हो तो उसको कहाँ क्लासीफाई करेंगे, इंटरनल क्रेडिट्स में, ट्रेड क्रेडिटर्स में, एक्सटर्नल बोरिंग के अंदर या इनमें से कुछ नहीं। तो कैपिटल गुड्स इंपोर्ट्स अप टू 3 years उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा। सो इट विल बी ट्रीटेड एज ए ट्रेड क्रेडिट। इसको ट्रेड क्रेडिट के तौर के ऊपर अप टू व्हाट पीरियड एडी रिमिट इंटरेस्ट ऑन साइट बेसिस फॉर इंपोर्ट बिल्स। अगर वो साइट बिल्स हैं तो उनके केस में एडी बैंक रिमिट कर सकता है इंटरेस्ट कितने पीरियड तक, 3 months, 6 months, 9 months या 1 ईयर पीरियड के लिए। सो दिस कैन बी डन फॉर 6 months। 6 महीने के लिए इंटरेस्ट का पेमेंट रिमिट किया जा सकता है। व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडी बैंक इन रिस्पेक्ट ऑफ इंपोर्ट ऑन डिलीवरी अगेंस्ट एक्सेप्टेंस बेसिस। अगर डिलीवरी अगेंस्ट एक्सेप्टेंस है तो एडी बैंक का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वेरीफाई एविडेंस फ्रॉम IDPMS एट द टाइम ऑफ अफेक्टिंग पेमेंट, वेरीफाई एविडेंस ऑफ इंपोर्ट फ्रॉम कस्टम्स, वेरीफाई एविडेंस ऑफ इंपोर्ट फ्रॉम इंपोर्टर या इनमें से तो कुछ नहीं करना उसे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द आंसर। तो वेरीफाई किया जाएगा एविडेंस IDPMS प्लेटफॉर्म से। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसिस कैन एडी बैंक अलाउ रीजनेबल टाइम नॉट एक्सीडिंग 3 months टू द इंपोर्टर टू सबमिट द एविडेंस ऑफ इंपोर्ट। तो कौन से वो सर्कमस्टांसिस हैं, इफ इंपोर्टर फेल्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इफ इंपोर्टर डिलेज सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इफ इंपोर्टर डज नॉट हैव नेसेसरी फंड्स और नन ऑफ द अबव। सो किन सर्कमस्टांसिस में ऐसा पॉसिबल है। सो दिस इज पॉसिबल importer fails to produce documentary evidence, importer delays submission of documentary evidence, importer does not have the necessary funds, none of the above। तो सर्कमस्टांसिस क्या होंगे, सो जेन्युइन
अगर सर्कमस्टांसेस हैं बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द इंपोर्टर, तो नन ऑफ द अबव हमारा आंसर बनेगा। सो अप टू व्हाट पीरियड एडी बैंक कैन रिमिट इंटरेस्ट ऑन यूज बेसिस फॉर ट्रेड क्रेडिट। तो ट्रेड क्रेडिट के लिए इंटरेस्ट कितने पीरियड तक रिमिट हो सकता है? तो ट्रेड क्रेडिट के पीरियड में इट कैन गो अप टू 3 ईयर्स, 3 साल तक ऐसा पॉसिबल हो सकता है। चलें फ्रेंड्स, आज के सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे, लेकिन वाइंड अप करने से पहले आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो उसे आप हमें इस ईमेल आईडी के ऊपर पोस्ट कर सकते हैं, या हमारी ऐप का मैसेज बॉक्स है, तो उस मैसेज बॉक्स में भी आप अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हो। तो चलिए आज का सेशन फिर हम वाइंड अप करते हैं, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशंस के अंदर भी। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।